तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं विवेक SBI PO। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ एक बढ़िया सा एकदम फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ। अब आप सभी जानते हैं कि 2023 के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो अब न्यू ईयर 2024 के जो भी वैकेंसी आएंगे एकदम फ्रेश आने वाले हैं। अब जो भी वैकेंसी आएंगे अब उसके लिए एक नए तरीके से एक स्टार्टिंग से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, जहाँ पे आपकी कमियां रह गई उन कमियों को कैसे पूरा करनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ ये। और इसमें आप सब देखें कि आप सबके पास कितना टाइम है और कितने टाइम में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। मैंने सारा क्लेरिफाई कर रखा है। मैंने सारा टॉपिक लिख रखा है, चैप्टर कहाँ क्या ख़त्म करना है इतने टाइम में और आपके पास कितना टाइम है। और इतना आप ख़त्म कर देंगे ना, तो विश्वास कीजिए, आप इस रूटीन को फॉलो कर लीजिए गाना, तो डेफिनेटली आप 2024 में नौकरी ले लेंगे, ठीक ना। तो हम पे विश्वास आप रख सकते हैं, ठीक है। अ, क्योंकि मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर किया है, बस इसलिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि आप सब को ना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी। अभी क्या होगा कि अभी 3-4 महीने की गैप मिल रही है। अभी आपकी जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है वो 3rd ऑफ अगस्त को होने वाली है। आरआरबी क्लर्क या पीओ की जो प्री होगी वो होगी। तो आपके अगस्त स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे। तो आपके पास अभी मार्च तो आधा खत्म हो गया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने टाइम है आपके पास, ठीक ना। इन 4 महीने में सारे कमियों को आपको पूरा करना है, खत्म करना है उन कमियों को, ठीक है। तो इन 4 महीनों में आपको बहुत दो कैटेगरी का स्टूडेंट होंगे। एक वो होंगे जो अपनी कमियों को पकड़ चुके होंगे अपनी इस साल की फेल्योर से, और इस नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए एकदम लग गए होंगे। और एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ये 4 महीने को अभी कोई एग्जाम नहीं है ये सोचकर उस सीरियसनेस के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, और वो इस गोल्डन चांस को गंवा चुके होंगे जहाँ जब उनको अपनी कमियों को दूर करने का ये समय मिला है। 4 महीने का समय उन कमियों पे काम करने का समय मिला है। और इन कमियों इस अनमोल समय को, जो कि उस समय से भी ज़्यादा कीमती है जो एग्जाम के समय होते हैं, उससे भी ज़्यादा ये कीमती समय है, क्योंकि इस 4 महीने में आपकी जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, जिस चैप्टर में जहाँ पे कमियां हैं उन कमियों को आपको ख़त्म करने का समय मिला है। और इन समय को आपको गंवाना, आप अगर गंवाते हैं तो आप अपने जीवन के बहुत अनमोल समय को गंवाते हैं। क्योंकि अगस्त के बाद जब आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी तो फिर लास्ट दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम, नेक्स्ट ईयर यानी मार्च तक आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे। और आपको फिर समय नहीं मिलने वाला आपको कभी भी कहीं आपकी कमियों को ख़त्म करने का, किसी चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करने का आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। क्योंकि अगस्त से बैंकिंग में जब स्टार्ट होते हैं ना एग्ज़ाम, तो 15 दिन 20 दिन में लगातार एग्ज़ाम ही स्टार्ट होते हैं, लास्ट ईयर तक एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो आपके पास फिर टाइम नहीं मिलने वाला। तो आप, ये आप पे है, आप अपने इन 4 महीनों को इस्तेमाल करते हैं अच्छे से या बर्बाद करते हैं, ये आप पे है, ठीक है। तो लेट्स चलते हैं कॉपी की ओर, देखते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है इन 4 महीने में और क्या क्या कमियां दूर करनी है, ठीक है। हाँ, और अगर अच्छा लगे तो यार अपने भाई को, अपने गाइडर को, अपने टीचर को, अपने सर को, जो समझते हो सपोर्ट कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। तो चलिए कॉपी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़नी है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आपके 2024 के वैकेंसी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपकी सबसे पहली एग्जाम स्टार्ट होगी आरआरबी पीओ और कलर की। तो अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ एंड कलर की, तो आपकी प्री होगी 3 अगस्त से 18 अगस्त के बीच, ठीक है। ये आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों की हो जाएगी प्री। अब मेंस क्या होगी पीओ की? 29 सितंबर को, और कलर की 6 अक्टूबर को। मतलब कि प्री और मेंस के बीच में ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। एग्जाम के बीच में, प्री के एग्जाम आप लिखेंगे और मेंस के एग्जाम लिखेंगे, उन दोनों के बीच में 1.5 महीने का एग्जाम। उसके बाद क्लर्क में भी आपको 1.5 महीने का एग्जाम टाइम मिलेंगे प्री और मेंस के बीच में। उसके बाद फिर आईबीपीएस की मैं देख लेता हूँ। आप जब मेंस लिखेंगे आरआरबी पीओ एंड कलर के,
अक्टूबर तक वो खत्म होंगे, तुरंत से आपके IBPS PO के प्री स्टार्ट होने वाले हैं। देख लो 6 तारीख को यहाँ खत्म होंगे कलर के मेंस, और उसके बाद 19 तारीख को तुरंत आपके IBPS PO के प्री स्टार्ट होने वाले हैं, 19 और 20 अक्टूबर को। और उसके बाद फिर आपके पीओ के, ये देख लो पीओ के आपके मेंस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, नवंबर में। तो यहाँ भी आपको 40 डे का समय मिल रहा है। फिर कलर के जो प्री होंगे वो अगस्त में लास्ट में हो जाएंगे, मतलब ये समझ लो सितंबर ही, क्योंकि 31 अगस्त तक होंगे, मतलब स्टार्टिंग के सितंबर समझ लो। और फिर उसके बाद फिर मेंस आपके अक्टूबर में होंगे। तो यहाँ भी आपको 42 डेज के, मतलब आप देख रहे हो एक पैटर्न, हर एग्जाम के प्री और मेंस एग्जाम के बीच में डेढ़ महीने का टाइम मिलता है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम मिलता है प्री और मेंस के बीच में। आपके जहां स्टार्ट हुए मार्च से एग्जाम, उसके बाद आप देख लो नवंबर तक पूरे आपके टाइम खत्म। उसके बाद फिर नवंबर के बाद फिर आपके SBI के आ जाएंगे फिर नोटिफिकेशन, SBI PO SBI कलर के। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा, आपके ये 2024 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप इस साल की तरह नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास समय कितना है, अभी मार्च, हाफ मार्च खत्म हो चुका है, ठीक है। आपके पास मार्च, तो इसे खत्म ही मान के चलो, अप्रैल मई जून और जुलाई। तो ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने आपके पास समय बचे हैं। इन 4 महीनों में आपको अपने उन कमियों पे काम करना है जिन कमियों को आपने एनालिसिस करने के दौरान आपको ये पता चला कि इस साल आपने क्या क्या गलतियां किया, और आपके कहाँ पे आपने लैग किया, आपके कहाँ पे कमियां हैं, उन सारे कमियों को आपने आइडेंटिफाई किया है अपने इस साल की मिस्टेक से, और उन कमियों पे काम करने के लिए ये 4 महीने का समय आपको मिला है, इवन IBPS देता है, ठीक है। तो बैंक के जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो ये 4-5 महीने आपको उन कमियों पे काम करने के लिए समय देता है कि इन कमियों पे आप काम करें इन महीनों में, ठीक है। तो आपको इन 4 महीनों को एकदम वेस्ट नहीं करना है, अगर आप वेस्ट करेंगे तो फिर आप पछताएंगे, और इसके जिम्मेवार आप होंगे और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या पढ़ने हैं इन सब के लिए। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूं, ठीक है। मैथ में पहले की जिन लोगों का टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं है मैथ का, वो तो सबसे पहले टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और कैसे करना है, तो पहले किसी भी एक टीचर को पकड़िए, या मैं हमेशा बोलता हूँ एक राकेश यादव सर हैं, एक अभिनय शर्मा सर हैं, उनके चैनल को आप सर्च कीजिए, उन पे टॉपिक वाइज आप मैथ का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और फिर जिस चैप्टर का आपने सपोज परसेंटेज का क्लियर किया, फिर उस परसेंटेज का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या तो बुक से करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर का, जैसे कि आप एक वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर किए परसेंटेज का, परसेंटेज का आपको कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बुक से, 100-200 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको मॉक के प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मॉक आप कितना भी बुक से कर ले, मॉक लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन देते हैं। अब आप किसी एक को स्किप नहीं कर सकते, अगर आपके बेस कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बुक करना ही होगा, क्योंकि जब आप एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब आप बुक से करते हैं, तो आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन एक चैप्टर से सॉल्व करने के क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बुक्स जब आप सिर्फ परसेंटेज के ही सपोज 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस परसेंटेज से जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे होंगे उन सारे टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। पर मॉक में आपको सारे टाइप के नहीं मिलेंगे। अब मॉक का क्या फायदा है कि बुक में आपको लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं मिल सकते, लेकिन मॉक में एकदम लेटेस्ट जो एग्जाम में आ रहे हैं उस टाइप के मिल सकते हैं, तो दोनों जरूरी है। तीसरी क्या करनी है कि आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मॉक से। मैं हमेशा बोलता हूँ मॉक को सबमिट कीजिए, और मॉक से आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इवन मेंस लेवल के आपको जो स्मॉल क्विजेज हैं वहां से प्रैक्टिस करने हैं, आपको जहां से करने हैं। मेंस की प्रिपरेशन आपकी इसी 4 महीने में हो जाएगी। आप प्री निकालेंगे, उसके बाद 15 दिन का समय मिलता है मेंस, प्री और मेंस के बीच में, प्री के रिजल्ट आने के बाद। तो उस समय नहीं होती प्रिपरेशन, लोग बोलते हैं ना हकीकत प्रिपरेशन मेंस की अभी ही होती है प्री के साथ साथ ही। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करते चलनी है।
तब आप फटाक से एग्जाम निकालेंगे। तो आपको मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए क्या करना है, मॉक, प्री का मॉक दीजिए, प्री का वहां से मॉक से आपको सारे टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर क्विजेस दीजिए, ठीक है, प्री लेवल के और मेंस लेवल के दोनों क्विजेस दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रीजनिंग के लिए भी, मैथ के लिए भी, सारे काम मेंस के भी प्रैक्टिस करते चलनी है। तो आप प्री का तो क्विज देंगे, मेंस का भी क्विज देते रहें, कि ताकि रीजनिंग में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में मेंस का। तो जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, पजल्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, मतलब जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं मेंस लेवल के, वो अभी आपको प्रैक्टिस करते चलनी है, ठीक है। हाँ, तीसरा चीज कि जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एकदम ही नहीं है कि कैसे बनाना है कैसे नहीं, तो आप उस टॉपिक का वीडियो सर्च कर लीजिए, एक दो वीडियो देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा डिपेंडेंट मत होइएगा वीडियो पे, वीडियो से इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो सपोज पजल नहीं आ रही है तो पजल के एक दो वीडियो देख लीजिए कि उस टाइप के पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है, और फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपको रीजनिंग के लिए करनी है। इंग्लिश के लिए क्या करनी है, डेली न्यूज़पेपर एंड वर्ड राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये करनी ही करनी है। न्यूज़पेपर पढ़िए और उससे जितने भी नए वर्ड्स मिलते हैं 50 60 70 डेली के लिखिए। दूसरा, डेली वोकैब रिवीजन कीजिए, जो आपने पीछे लिखा है उन सारे को रिवीजन कीजिए और याद कीजिए। तीसरा, मॉक आप जो भी देंगे उन मॉक के जो एनालिसिस करेंगे आप इंग्लिश में, वहां से भी आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं, और मॉक में देखने हैं हर एक इंग्लिश के क्वेश्चन को कि वहाँ उसके सॉल्यूशन को कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चौथा, इंग्लिश के लिए मैं बोला हूँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर को खत्म करना है, और 120 रूल ऑफ निमिषा बंसल मैम का है बुक, वो उसको खत्म करना है। इन दोनों बुक को आप खत्म कर लीजिए। आपको और थर्ड कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे बुक हैं और कोई बुक खराब नहीं है, सारे बुक अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं करना है, ठीक ना। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे सोर्सेज सारे अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत एक से एक सोर्सेज देखेंगे, आप अकबका जाते हैं, आप कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आपके इंप्रूवमेंट नहीं हो पाते। आप आंख बंद करके इन दो सोर्स को सिर्फ फॉलो कीजिए ग्रामर के लिए। द मिरर ऑफ कॉमन एरर को खत्म कीजिए, और 120 रूल ऑफ निमिषा बंसल मैम का बुक जो है एकदम पतला सा है, उसको खत्म कीजिए। ये दोनों को आप खत्म कीजिए ग्रामर के लिए। वर्ड मीनिंग्स, वर्ड पावर को स्ट्रांग कीजिए, बस इतना कीजिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। जीए के लिए क्या करनी है, किसी भी एक ऐप को पकड़िए, या तो ऑलीवुड हो या प्रैक्टिस मॉक हो या कहाँ भी कहीं भी आप कोई भी एक ऐप को पकड़िए, और वहाँ जो डेली के जो न्यूज है 15-16 न्यूज आ जाते हैं करंट अफेयर के, तो आपको 20 से 30 मिनट बस डेली के पढ़ते चलने हैं। अब वो आपको याद रहे या नहीं रहे, वो भूल जाइए कि आपको रट्टा मार के याद ही करने हैं, छोड़ दीजिए। आपको एकदम अभी पूरा याद नहीं करने हैं, आपको एक हैबिट बना रहे इस, ताकि जीए का, और आपको खुद में दिलासा भी रहे कि आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए एक हैबिट बनाने के लिए आपको डेली के 20-30 मिनट पढ़ते रहने हैं, बस घूमते फिरते भी फोन को स्क्रॉल करते ऐसे ऐसे आप देख लीजिए 15-16 न्यूज डेली के, बस उतने ही, ज्यादा नहीं। जीए के लिए अभी उतना नहीं करने, लास्ट में हो जाएंगे। अभी आपको इन 4 महीने में इन सारे को जो मैंने बताया है, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, इन तीनों को ऐसे पढ़ना है। ये कमियों को आपको खत्म करना है, जहां भी आपकी कमियां हैं। ये सब उन सब के लिए जो बिगनर्स हैं, और उनके लिए भी जिनकी प्रिपरेशन काफी लेवल तक हो चुकी है, वो देखें कि आपकी कहाँ पे कमियां रह जा रही हैं, वो उसे इसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। तो आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली इस साल आप सभी के सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसे फॉलो कीजिए, और यही कहूँगा, और कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए इन सारी चीज़ों को, एकदम एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है इन 4 महीने को, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी नए साल की। आप सभी को क्या पढ़ने हैं, कहाँ से कितने पढ़ने हैं, और उन सभी को पढ़ने के लिए आपके पास कितना समय है। 4 महीने का समय है, जैसा कि मैंने बताया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होगी, तो आपके ये साल खत्म हो जाएंगे, आपके पास फिर एक साल खत्म हो जाएगा, और आपके पास समय नहीं होंगे। तो आपके पास इन 4 महीने का समय है। इन 4 महीने में आप खुद को एनालिसिस कीजिए कि आपके कहाँ पे कमियां हैं, कौन से चैप्टर में, कौन से सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं, उस पर काम कीजिए। मैंने जो बताया है उसे फॉलो कीजिए डेफिनेटली, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ।
डेफिनेटली आप सभी के सिलेक्शन होंगे ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे तो। जो मैंने बताया है स्ट्रैटेजी, जो क्या क्या करने हैं, वो सभी को करने हैं, बिगिनर्स हों या जो जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी हो। आप जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो देखें कि आपकी कहाँ पे कमियां हैं, आपके लिए थोड़ी कम होगी, कम पड़ेगी करनी। और जो बिगिनर्स हैं मैं बताया हूँ उनके लिए कि मैं जो भी कॉपी में बताया हूँ उसे ईमानदारी से आप फॉलो कीजिए, आपके सारे हो जाएंगे। हाँ, इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है कॉपी में, उनको रूटीन में ढाल लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोलूँगा कि कई लोगों को मैं देखता हूँ, मैं एक किसी को देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो इतनी मतलब कॉम्पैक्ट शेड्यूल बना रखा है उन्होंने। मतलब 1 घंटे न्यूज़पेपर, उसके बाद नेक्स्ट आधा घंटे करंट अफेयर, फिर नेक्स्ट आधा घंटे खाना खाना, फिर नेक्स्ट आधा घंटे नहाना, फिर नेक्स्ट 1 घंटे पढ़ाई करना, जीए पढ़ना। मतलब इतना, मतलब एक एक घंटे लास्ट तक, मतलब टाइमिंग से इतना आप ऐसे पढ़ेंगे ना, आप विश्वास कीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे। आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन करेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। और इवन आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। नो डाउट कई कर सकते हैं, हो सकता है, बट हमसे तो नहीं हो पाता था। मैं क्या करता था कि मैंने सिर्फ टाइम वाइज शेड्यूल नहीं बनाया था, मैंने एम वाइज शेड्यूल बनाया था कि आज का दिन मेरा स्टार्ट होता है और मुझे क्या क्या खत्म करने हैं, मुझे ये खत्म करना है। मुझे अगर पिछले 1 वीक की वर्ड मीनिंग रिवीजन करनी है तो मैं वो बना लिया। उसके बाद मुझे एक मॉक देनी है, उसे एनालिसिस करनी है, और मेंस की 2-3 पजल सॉल्व करनी है, और न्यूज़पेपर पढ़नी है, बस। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं इतना चीजें पढ़नी है, मैं वो उठा लिया। अब मैं गया, बैठा पढ़ाई करने, लाइब्रेरी गया या रूम में पढ़ा। मैं जितना टाइम लगा, या मैं 4 घंटे में कर लूँ, 5 घंटे में कर लूँ, या 10 घंटे में करूँ, मैं उतना खत्म करता था। तो आप ना एम उठाएं। टाइम वाला वो शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आप किसी भी चीज़ को बहुत ऑनेस्टी से, इतने ऑनेस्टी से नहीं दे सकते। और जब आप बैठते हैं तो डेफिनेटली आपकी डिस्टरबेंस होती है, एक ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है कि आप कभी फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, कभी किसी का फ़ोन हो जाएगा, कभी कुछ सोचने लगेंगे, घर की टेंशन, पर्सनल लाइफ की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, गर्लफ्रेंड की किसी की टेंशन, तो किसी की बॉयफ्रेंड की टेंशन, तो किसी की दोस्त की टेंशन। एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है, आप टाइम वाइज करेंगे, आपका टाइम ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो आप चीज़ों को उठाएं और एम बनाएं कि उसे आज खत्म कर लेनी है, इतना पढ़ लेना है, चाहे जितना टाइम लगे, या 2 घंटे में, या 4 घंटे में, या 10 घंटे में। तो वो ज़्यादा बेटर होगा, मुझे लगता है। अगर कोई कर सकते हैं तो कीजिए, नो डाउट, अच्छा है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इन 4 महीने को वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर कोई बाबू सोना करते होंगे तो अपने बाबू सोना को इन 4 महीनों के लिए स्टे लगा दीजिए। आप उन्हें बोल दीजिए ओपनली कि बाबू सोना देख लो, मेरे पास इन 4 महीने का समय है, मुझे इन 4 महीनों में पढ़ना है, मुझे जॉब लेनी है, मेरी घर की मजबूरी है, मेरी खुद की मजबूरी है, मेरी फ्यूचर की टेंशन है। तो इन 4 महीने मुझे डिस्टर्ब ना करें। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि थोड़े मेंटेन करके आप चलें, लाइफ को बैलेंस करके। उसके बाद आप कर लेना बाबू सोना, और जो भी करने हो आप करना, जो भी इंजॉय करने हो, कहीं घूमने जाना हो करना, बट इन 4 महीनों को सीरियसली आप ले लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके 1 साल फिर बर्बाद हो चुके होंगे, और इसके जिम्मेवार टोटली आप होंगे और कोई नहीं होगा, ठीक है। और फिर अगले साल आप रो रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और सब किसका किसका हो गया, अब मैं क्या करूं, आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। आपकी सिचुएशन वो हो जाएगी कि अब छोड़ दें, क्या करें, आप रोएंगे बैठ के, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। मतलब जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उनके जिम्मेवार आप होंगे और कोई नहीं होगा। तो आप इन 4 महीनों को यूटिलाइज कर लीजिए, आप पे है, आप यूटिलाइज करते हैं या बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, जो मैंने बताया है कंप्लीट स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, आपके सिलेक्शन होंगे 2024 में, और डेफिनेटली होंगे। ऐसे ही मैंने भी सोचा था कि 2023 में मुझे जॉब लेनी है, मुझे बेरोजगारी खत्म करनी है अपनी, और मैंने वो किया, मैंने करके दिखाया। मैंने 2023 में बेरोजगारी खत्म कर लिया। जब तो रिश्तेदार ताने मारते थे, घर नहीं जाता था मैं,
घर जाता था तो अपनी दुकान पे नहीं जाता था, लोग पूछते थे यार क्या कर रहे हो। मैं देखता था सामने वाले अंकल दुकान वाले आ रहे ना, तो मैं साइड से भाग जाता था कि अब वो पूछेंगे। मेरे घर के सामने वाले अंकल आते, कोई पूछते, हम मैं भाग जाता था। मैं गांव जाता था ना तो छुप के घर में हिल जाता था और छुप के निकल के आ जाता था। तो मैं ज्यादा घूमता नहीं था क्योंकि लोग पूछते थे, तो वो बहुत कष्टदायक होती है, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों को आप कंसीडर करें, आई होप कि आप करेंगे। और रिश्तेदारी भी छोड़ दें, शादी ब्याह में अभी मत घूमें, ठीक है। अभी शादी ब्याह का लगन आ रहा है तो थोड़े से सेक्रीफाइसेस कर लीजिए, ठीक है। फिर बाद में घूमते रहिएगा शादी विवाह, ठीक है। शादी विवाह घूमिएगा क्या, खुद की शादी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन 4 महीनों को आप एकदम इग्नोर कर दें, सारी चीज़ों को सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें इन 4 महीने के लिए। और इन 4 महीने के लिए आप एकदम अस्केटिक बन जाएं, एक सन्यासी बन जाएं, ठीक है। आ, एकदम आइसोलेटेड हो जाएं, बंद हो जाएं एक कमरे में या एक लाइब्रेरी में, जहां भी आपकी जगह हो। और इन 4 महीने को यूटिलाइज कर लें, बस यही कहूंगा। उसके बाद जो करने होंगे आपको, जितना एंजॉय करने होंगे कीजिएगा, जो लाइफ में करने होंगे वो कीजिएगा। फिर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, आपके फैमिली आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। आपके पैकेट में खुद के मनी होंगे, खुद के पैसे होंगे। आपको जिस पे उड़ाने होंगे, जहां उड़ाने होंगे, जैसे उड़ाने होंगे, आप उड़ा सकते हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा उस समय। तो यही कहूंगा कि इन 4 महीने को यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी भी टॉपिक पे आप सभी को जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को और हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं पीडीएफ्स वगैरह भी प्रोवाइड करते रहता हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह के। तो और वहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं स्टूडेंट लोग सारे। मैंने टेलीग्राम चैनल को ओपन रखा है कमेंट्स डिस्कशन वगैरह के लिए, ताकि लोगों को हेल्प हो पाए स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, तो हाँ मैंने रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखा है। तो आइए मेरे प्लेटफॉर्म पे एंजॉय कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी ऑफ द न्यू लाइफ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए बाय।